हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 पॉलिटी मैजिक सीरीज का पार्ट थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देख लिया होगा। नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए बच्चों। आपको मैं, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है या फिर मैजिक सीरीज को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वी हैव डन होल क्लास 8 पॉलिटी इन 3 वीडियोस ऑफ दिस ग्रेट मैजिक सीरीज। इट मीन्स कि हम लोगों ने पूरी क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस, स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस, जो हम लोगों ने साल भर जो है पार्ट वाइज पढ़ा है, उसको हम लोगों ने रिविजन करने के लिए, या फिर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं साल भर, उन्होंने अभी मतलब पढ़ना स्टार्ट किया है, कोई भी प्रॉब्लम रही होगी उनके लिए, तो उनका ये क्या होगा, उनके लिए ये तो बिल्कुल ही मैजिक होगा। और बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ साथ कंटिन्यूअसली हमें फॉलो कर रहे हैं, तो उनका ये रिवीजन होगा और उनके लिए ये एग्जाम हॉल में उनके लिए मैजिक की तरह काम करेगा। तो बच्चों, इसी बात पर सबसे पहले आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आप लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया होगा, और इस मैजिक सीरीज को तो आप जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ सके। और अगर हाँ, आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और जो लोग न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस चैनल पे जो है हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस क्लास 7, ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस क्लास 8, इट मीन्स कि साइंस के क्लास 7 और 8 का सिलेबस भी कंप्लीट किया है। और हम लोगों ने इस चैप्टर पर इस चैनल पर क्लास 8 पॉलिटी पार्ट वाइज, एक एक चैप्टर को पार्ट वाइज हम लोगों ने एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिन लोगों को वो पढ़ना है, उस तरह पढ़ना है, तो वो लोग उस तरह भी पढ़ सकते हैं। जिनके अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है कि नहीं, वो अभी भी जो है कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम है। और एंड देन जिन लोग, और साथ ही हम लोगों ने ज्योग्राफी भी जो है इस चैनल पर जो है पढ़ी है, पूरी ज्योग्राफी, क्लास 8 की ज्योग्राफी। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो अभी भी पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 to 6 तो पढ़ लिया। पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में 3 पार्ट्स करके हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। यानी बच्चों, ये देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो होंगे या पॉलिटिकल साइंस को आगे लेकर जो जाना चाहते होंगे, ये पॉलिटी के जितने चैप्टर होते हैं वो आपको प्रेजेंट सिचुएशन को काफी अच्छे से समझाते हैं। और आज के हमारे टाइम में ना एजुकेशन बहुत हाई पे है, ना टेक्नोलॉजी बहुत हाई पे है, बस एक पॉलिटी है जो एकदम अपनी चरम सीमा पर है। तो अगर आप पॉलिटी को सही से समझना चाहते हैं और इसको भी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, इस टाइम को भी अपने लाइफ में यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी वक्त से आप बहुत कुछ सीख जाए, तो ऐसे में अगर आप लर्न साइंस को फॉलो करते हुए सोशल साइंस को पढ़ेंगे, तो यकीनन अगर आप कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे तो ये आपको काफी काम देगा। तो इसीलिए हम लोग जो है, जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, तो हम लोग इस बात को कोशिश करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन से उसको जोड़कर पढ़ें, ताकि आप लोग प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी डिसीजन ले सकें। हर एक की अपना अपना राय होती है, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, और आप लोग समझ भी सकें। तो सबसे पहले हम लोग, यही हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड, कि सोशली मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब होता क्या है। टू बी मार्जिनलाइज्ड, टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस, दस नॉट बी एट द सेंटर ऑफ द थिंग्स। मार्जिनलाइज्ड होने का मतलब होता है कि किसी को भी, जिसको हम मार्जिनलाइज कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मार्जिनलाइज ग्रुप है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उनको सेंटर से हाशिए पर कर देना। इट मीन्स उनको साइड कर देना, इग्नोर करना, उनको साइड कर देना, बिल्कुल साइड लगा देना, उनको सेंटर पे ना रखना। इट मीन्स ना उनकी जरूरतों पे ध्यान देना, ना उनके ऊपर ध्यान देना, हमेशा उनको पीछे रखना, हमेशा उनको किनारे रखना, कि पहले जो लोग बीच में हैं उनका काम होगा, और टाइम मतलब तुम्हारा हो सकेगा तो होगा। तो इसका मतलब होता है मार्जिनलाइज। इट मीन्स के लोगों को इग्नोर करना, ना उनकी जरूरतों पे ध्यान देना, ना उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इसका मतलब होता है मार्जिनलाइज करना। और उनको अलग निगाह से देखना, उनके साथ अलग बिहेव करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, इसका मतलब होता है सोशली मार्जिनलाइज्ड। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अच्छा, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मार्जिनलाइजेशन क्यों होता है। उसकी कुछ कुछ वजह होती हैं, बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो, डिफरेंट कस्टम्स पहनता हो, कोई डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप का हो, जो कि मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी से ना हो। दे मे आल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर। और हाँ, पुअर होने की वजह से तो बंदा वैसे ही मार्जिनलाइज रहता है।
to be considered to be low social status and view as being less human others. उसको मतलब बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता है समाज में. समटाइम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर. और कभी कभी तो मार्जिनलाइज्ड पीपल जो होते हैं उनको डराया धमकाया जाता है, वो डरे और सहमे रहते हैं. दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटी नॉट हैविंग एक्सेस टू resources and opportunities and in their inability to assert their rights. और इस तरह के जो अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करना या उनको अलग महसूस करवाना, उनको मार्जिनलाइज करना, उनको हाशिए पर करना, किनारे पर करना, उनको मतलब रिसोर्सेज तक पहुंच और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस तक पहुंच को जो है रोकता है. जब उनको ध्यान ही नहीं दिया जाएगा उन पर, तो क्या होगा कि वो लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे और जिसकी वजह से जो है ना उनको उनके राइट मिल पाते, जैसे उनको एक एज ए ह्यूमन बीइंग जो उनका राइट होना चाहिए, खुलकर जीना, मजे करना, ये सारी राइट्स भी उनको नहीं मिल पाते. तो यही है बच्चों, इसमें यही बताया कि अगर कोई सोशली मार्जिनलाइज होगा तो वो यकीनन इकोनॉमिकली भी होगा, क्योंकि अगर समाज में उसको सोशली प्रॉब्लम होगी तो वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छे से अच्छे रोजगार पाने के, अच्छे से अच्छी एजुकेशन लेने के, वो जब ले ही नहीं पाएगा, उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज हो जाएगा. वेरी सिंपल. तो चलिए हमारे पास एक मार्जिनलाइज ग्रुप है, वो है आदिवासीज. तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हु आर आदिवासीज. तो आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट. आदिवासी का जो वर्ड के जो ओरिजिनल मीनिंग होते हैं वो होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी बिल्कुल नेचर, बिल्कुल ओरिजिनल इनहेबिटेंट में रहने वाले लोग, वो कम्युनिटी जो वहां पर रहती है बिल्कुल प्राकृतिक माहौल में, नेचुरल माहौल में, और जो अभी तक मतलब लगातार रह रहे हैं वो लोग फॉरेस्ट एसोसिएशन के करीब. अब तो उनको फॉरेस्ट में रहने नहीं दिया जाता, उनको निकाल दिया गया, तो वो वहीं आसपास जो है रहते हैं. अराउंड 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज Adivasis, and many India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi area. For example, Jamshedpur, Rokeela, बोकारो एंड भिलाई अमंग देयर. कि हमारी इंडिया की तकरीबन 8%, कितने बच्चों, 8%, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है, एक बहुत नेचर से जुड़ा हुआ देश है. हमारे यहाँ 50% आबादी विलेजेस में रहती है, तो हमारे यहाँ की तकरीबन 8% इंडियन जो पॉपुलेशन है वो आदिवासी है, और उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर जैसे कि जमशेदपुर है, रोकेला है, बोकारो है, इनके आसपास जो है रहते हैं. ये आदिवासी एरियाज हैं. तो आदिवासी आर नॉट होमोजीनियस पॉपुलेशन, देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया. मतलब सभी आदिवासी जो है एक जैसे नहीं होते, बल्कि हमारे यहाँ 500 से ज्यादा प्रजातियां, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं आदिवासी के. और आदिवासी जो है बेसिकली जितने स्टेट्स का नाम दिया गया है इनमें रहते हैं. और उड़ीसा, उसको होम ऑफ आदिवासी कहा जाता है. वहां पे 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं आदिवासी के. आदिवासी सोसाइटीज आर आल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम. कि आदिवासी सोसाइटीज इसलिए खास उनकी पहचान है क्योंकि उनके दरमियान ये जो हायरार्की, मतलब जो ये जात पात है, इनके दरमियान बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत कम है. दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्णा कास्ट और दोज दैट आर रूल्ड बाय किंग्स. मतलब ये जो कम्युनिटीज हैं, हमारे यहाँ की जो कम्युनिटीज हैं जो या फिर पहले जमाने में जो किंग्स के द्वारा जो रूल की जाती थी, इनमें जो कास्ट सिस्टम है, जाति वर्णा कास्ट सिस्टम है, इनके यहाँ ऐसा नहीं है. इनके यहाँ ऑल आर इक्वल. एक ग्रुप के सभी लोग एक ही हैं, कोई नीचे ऊपर नहीं है. तो इसलिए भी इनका क्योंकि ये बहुत प्राकृतिक नेचर से जुड़े हुए हैं ना बच्चों, तो ये नेचुरल माहौल में रहते हैं. नेचर हमारी यही सिखाती है कि वी ऑल आर इक्वल. कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होता. जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बड़ा वही होता है जिसके कर्म अच्छे हों, जिसके कैरेक्टर अच्छे हों. कोई भी कोई किसी क्या पहनता है, अमीर है, गरीब है, ये जात सिस्टम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता. इट्स ओनली पहचान, बल्कि लोग इसको इससे ज्यादा ले लेते हैं. तो आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल. देखिए अब यहाँ आदिवासी के
रिलीजन के बारे में बताया जा रहा है। तो उनका रिलीजन बेसिकली जो जहाँ वो रहते हैं आसपास के इलाकों से भी इन्फ्लुएंस रहता है। बाकी वो लोग जो है एंसेस्टर्स की वर्शिप करते हैं, विलेज और नेचर स्पिरिट की वर्शिप करते हैं, माउंटेन स्पिरिट, रिवर स्पिरिट, यानी जिनसे उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं वो उनकी वर्शिप करते हैं। और आदिवासी के लैंग्वेजेस के बारे में भी यहाँ है कि वो जो है बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। उनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो संस्कृत से भी ज़्यादा इतनी पुरानी है जितनी संस्कृत पुरानी है। और उनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी है, जैसे बंगाली हमारे इंडियन मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है उससे मिलती जुलती हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। देखिए, हम लोग आदिवासीज को पहले हमने जाना, फिर आदिवासीज के बारे में जो हमारे ख्याल हैं उसको जानेंगे, फिर आदिवासी की उनकी किस वजह से वो मार्जिनलाइज हो गए उसको जानेंगे, उनके जब वो चरम सीमा पर थे उस वक्त को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग, आदिवासी और उनके बारे में जो एक रूढ़िवादी जो ख्याल है। तो इंडिया में बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, आदिवासी को है ना एक शोकेस के रूप में देखा जाता है। इट मीन्स कि बस उनको मूवीज में, बुक्स में, ड्रामाज में, हिस्ट्रिकल कोई कुछ चल रहा है तो उसमें उनको एज ए बस शोकेस के रूप में उनको दिखाया जाता है। जो कलरफुल कस्टम्स पहने हुए हैं, हेड गियर्स पहना हुआ है और वो डांसिंग करते हुए बस इसी तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा। बिसाइड दिस वी सीम टू नो वेरी लिटिल अबाउट द रियलिटीज ऑफ देयर लाइफ। इन सारी चीजों के अलावा हम लोग उनकी जिंदगी के बारे में बहुत थोड़ा सा जानते हैं। दिस ऑफन रॉन्गली लीड्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। और ये लोगों को मतलब उनके बारे में गलत बताया गया है। अब क्यों गलत बताया गया है? क्योंकि जब उनको निकाला जा रहा था उनकी जगहों से, उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट से, तो उस वक्त उनको यही कहा गया कि कि आप तुम एजुकेशन में क्यों नहीं बढ़ते, तुम ये क्यों नहीं करते, तुम वो क्यों नहीं करते। तो ये लोग के दरमियान गलत उनके बारे में कि वो बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत रूढ़िवादी हैं, ऐसे उनके बारे में लोग में गलत बातें फैलाई गई। Often आदिवासी are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant change or new ideas। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आदिवासी को ब्लेम भी किया जाता था। वो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज जब उनकी जगह पे उनको निकाल के उनको लगाया जा रहा था इंडस्ट्रीज को, तो वही कहते थे कि तुम शहरों में जाओ, वहाँ रहो, वहाँ काम करो, एजुकेशन करो। ये सारी चीज ये गलत उनके बारे में एक ख्याल रखा गया है कि वो लोग ऐसे पिछड़े हुए हैं। You will remember you read in class 7th book how stereotyping particular communities can lead to people discrimination against such groups। क्या आप लोगों ने क्लास 7th की उसमें पढ़ा होगा कि किस तरह जो है ये इस तरह के ख्यालात, किसी के बारे में गलत सोच एक फैला देना, पूरा उसको फैला देना, लोगों के एक इंसान के दिमाग में डाल देना, जिसकी वजह से लोगों का जहन ही ऐसा बन जाए कि वो लोग हैं ही ऐसे। तो ये गलत है। अब देखिए आदिवासी एंड डेवलपमेंट, आदिवासी और उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं उस समय को जब आदिवासी जो है खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे कि फॉरेस्ट कवर द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th century एंड द आदिवासी हैड अ deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of the 19th century। के 19th century तक हमारे इंडिया के मेजर पार्ट को फॉरेस्ट से कवर हुआ था। हमारे इंडिया का मोस्टली फॉरेस्ट था। इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ नहीं थी, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो आदिवासी को उन फॉरेस्ट की डीप नॉलेज थी। उनके अंदर जो भी फॉरेस्ट में पाया जाता है, जैसे जड़ी बूटियां हैं, दवाइयां हैं और मसाले हैं, इन सारी चीज़ की डीप नॉलेज थी। और साथ ही उनको इस पूरे 19th century के मिडल तक उनका तकरीबन उस पूरे जंगल पर उनका कंट्रोल था। दिस मीन दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर। इसका मतलब ये है कि वो जो लार्ज स्टेट्स, इट मीन्स के एम्पायर, बादशाह, राजाओं वगैरह के द्वारा वो रूल नहीं किए जाते थे। इंस्टेड ऑफ एन एम्पायर हेविली डिपेंड ऑन आदिवासी फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। उसके अलावा बल्कि जो एम्पायर से वही आदिवासी इस पर जो है डिपेंड रहते थे, जो उनकी क्रूशियल एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज के से जो उनको चाहिए था। जैसे कि एम्पायर्स थे, वो लोग जंगलों में हाथी वगैरह का यूज करते थे, तो हाथी उनको चाहिए था जंगल से ही, जड़ी बूटियां, ये सारी चीजें जंगल से प्रोवाइड होती थी। तो एम्पायर्स उनके ऊपर डिपेंड थे। इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशन hunter gathered and nomads
Nomads and live by shifting agriculture and also cultivating in one place, यानी अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि प्री कॉलोनी अंग्रेजों के आने से पहले वो लोग जो है इस तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे. Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policy and political force applied by the state and private industries. कि ये सब जो शुरू हुआ ये पिछले 200 सालों से आदिवासी को जो है बहुत ज्यादा फोर्स किया जाने लगा कि इकोनॉमिक चेंजेस के लिए फॉरेस्ट पॉलिसीज के द्वारा और पॉलिटिकल फोर्स उन पर लगाया गया स्टेट के द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा टू माइग्रेट टू लिव एज वर्कर इन प्लांटेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट इन इंडस्ट्रीज एंड एज डोमेस्टिक वर्कर. कि वो लोग जो है अपनी जगह को छोड़कर चले जाएं, वो किसी प्लांटेशन में रहें, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रहें और डोमेस्टिक वर्कर के रूप में कहीं इंडस्ट्रीज में जाकर काम करें और इस जगह को छोड़ें. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरी. और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि उनका अब अपने उस फॉरेस्ट पे, उस ओरिजिनल इनहेबिटेड पे जिसमें वो सदियों से रहते आ रहे थे, अब उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहा था. According to official figure, more than 50% of person displaced due to mines and mining project are tribals. के एक ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 50% लोग जो कि माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से बेघर हुए हैं वो ट्राइबल्स हैं. Another recent survey report by organization working among Adivasi shows 79% of the person displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Orissa and Jharkhand are tribals. यानी 79% लोग जो एक सर्वे के मुताबिक वो लोग डिस्प्लेस हुए हैं इसी इंडस्ट्रीज की वजह से. इन नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड रिमेन हाईली मिलिटराइज एंड वार टोन. नॉर्थ ईस्ट में उनकी जमीनें जो है वो मिलिटराइज कर दी गई हैं और वार टोन उनको मतलब बना दिया गया है. इंडिया हैज 54 नेशनल पार्क्स एंड 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कवरिंग 1,09,652 किलोमीटर. यानी हमारे इंडिया में जो है 54 नेशनल पार्क्स हैं, 372 वाइल्ड लाइफ हैं और वो 1,09,652 किलोमीटर पर फैली हुई है. तो ये आपको देखिए, ये आपको एक तो बताया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. आपको इसलिए बताया गया है कि जितने एरियाज हैं ना, ये बेसिकली ये आदिवासी के ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, जिनको जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि फॉरेस्ट पॉलिसीज द्वारा उनको बाहर निकाला गया. अब उस जगह पे जो है नेचुरल पार्क्स वगैरह बना दिए गए. दीज आर एरियाज वेयर ट्राइब्स ओरिजिनली लिव बट दे वर इवेक्टेड फ्रॉम. देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि यही वो एरियाज है जहां वो ओरिजिनली रहते थे, बट अब उनको वहां से निकाल दिया गया. 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरिया एंड 35% अर्बन एरिया लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन. के 45% गांव में और 35% शहरों में जो आदिवासी हैं वो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा जो है उससे भी नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं. और जो इस तरह जो उनको निकाला गया, जाहिर सी बात है कि उनमें लिटरेसी रेट जो है बहुत कम होगी. उनके बच्चे जो है हमेशा मेलनोरिश यानी वो भुखमरी का शिकार हैं उनके बच्चे. तो बच्चों ये सारी वजह है जिसकी वजह से आज वो एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के रूप में देखे जाते हैं. अब चलिए हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन. यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनके कॉन्सेप्ट में हम मार्जिनलाइजेशन को समझेंगे कि कैसे हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटी, हमारे इंडिया में बल्कि कहीं पर भी अगर आप देखें कोई भी रिलीजियस ग्रुप या कोई भी दूसरा ट्राइबल ग्रुप अगर वो संख्या में कम है, माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि संख्या में कम है, तो उसके साथ उसको कैसे मार्जिनलाइज किया जाता है. देखिए द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू कम्युनिटी दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. के टर्म माइनॉरिटी जो बेसिकली यूज किया जाता है वो जो न्यूमेरिकली जितनी मतलब पूरी पॉपुलेशन है उनमें जो न्यूमेरिकली कम है यानी संख्या के हिसाब से जो कम है उन लोगों के लिए यूज किया जाता है. हाउ इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स. अब हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये न सिर्फ नंबर में कम रहने का मामला हो गया बल्कि ये नंबर में कम रहने के अलावा और भी कुछ आगे बढ़ गया है. इससे इट encompasses issues of power, access to resources and has social and cultural dimension. यानी अब जो नंबर में कम थे वो पावर में भी उनको इश्यू होने लगा, पावर तक उनकी पहुंच नहीं रह गई, रिसोर्सेज तक, सोशल और कल्चरल डायमेंशन, इस सारी चीजों में उनको मार्जिनलाइज किया गया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी इन्फ्लुएंस द वे इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ. देखिए बच्चों ये आप लोग पैराग्राफ पढ़िएगा
और इसको जो हमारे यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उससे जोड़कर आप लोग जरूर देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बतलाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा अपने आप को वैसा एक्सप्रेस करती है जैसे यहाँ की मेजोरिटी है, मेजोरिटी के कल्चर के रूप में एक्सप्रेस करती है। इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज एंड लीड टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटीज। ऐसे केसेस में क्या हो सकता है, जो साइज में कम लोग हैं, जो नंबर्स में कम हैं, ऐसे लोगों को जो है स्मॉलर कम्युनिटीज हैं उनको मार्जिनलाइज किया जा सकता है। Thus, safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority। तो इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड्स यानी फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनकी ज़रूरत है ताकि माइनॉरिटीज़ को ये जो पॉसिबिलिटी है कि मेजोरिटी अपना कल्चर उनके ऊपर थोपेंगे, इससे उनको बचाया जा सके। देखिए बच्चों, आज के टाइम में यही हो रहा है कि उनको उनके कल्चर से रोका जा रहा है। अभी आप आगे और पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो चलिए अब हम मुस्लिम कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में मार्जिनलाइजेशन को समझते हैं। देखिए बच्चों, ये टॉपिक जो है, अगर आप ये टॉपिक ध्यान से अभी इस वक्त पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में, कैसे इश्यू हैं और क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पहले से ही उनको पता था कि जो मेजोरिटी के लोग हैं वो यकीनन जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको उनका कल्चर फॉलो करने से, उनको एजुकेशन हासिल करने से हमेशा रोकेंगे। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही इस बात को बता दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम्स तकरीबन 30.4% पूरी इंडिया में, और मार्जिनलाइज और हो इसलिए मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बिकॉज इन कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटी दे हैव ओवर द ईयर बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वो मार्जिनलाइज हैं क्योंकि उनको कई सालों से जब किसी को सोशली मार्जिनलाइज किया जाता है तो वो इकोनॉमिकली हो ही जाता है। Like other minority Muslim customs or practices are some quite distinct from what is seen the mainstream। देखिए अब यहाँ पे ये आप पैराग्राफ पूरा ध्यान से पढ़िएगा, एक एक वर्ड को इसको गौर से सुनिएगा कि दूसरी माइनॉरिटीज की तरह मुस्लिम के कस्टम्स, उनकी प्रैक्टिस जो मेजोरिटी के हैं, मेजोरिटी की जो कस्टम और प्रैक्टिस है उससे अलग है। Some not all Muslim may wear burqa, sport a long beard, wear fez and these become way to identify all Muslims। के सभी नहीं लेकिन कुछ जो मुस्लिम्स हैं खासतौर से वो बुरखा पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, फेस बोलते हैं बच्चों बेसिकली अमामा को, वो पहनते हैं जिससे पता लगता है कि वो मुसलमान है, वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। उनके इस्लाम में ऐसा बताया गया। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। क्योंकि वो इसकी वजह से वो थोड़े अलग दिखते हैं, तो उसी वजह से कुछ लोग ये समझते हैं जिनके दिमाग में सब नहीं, कुछ लोग, सम पीपल्स जिनके दिमाग में खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जिनको कोई काम नहीं होता, वो समझते हैं कि ये हम में से नहीं। ऑफन दिस बिकम एन एक्सक्यूज टू ट्रीट द अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो उनको क्या करते हैं, उनके साथ अनफेयर ट्रीट करते हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों ने इसको प्रेजेंट सिचुएशन से जोड़ा होगा और आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या वजह है। We saw how in the case of Muslim community there is a link between economic and social margin। के मुस्लिम कम्युनिटी के उसमें देखा कि हम लोगों ने जब किसी को सोशली परेशान किया जाता है तो वो इकोनॉमिकली भी पीछे हो ही जाता है। तो इसी तरह हम लोगों ने आदिवासी के बारे में पढ़ा और इसी तरह हम लोगों ने जो अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया है उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि वुमेन्स को भी हाशिए पर रखा जाता है, उनकी बात पहले नहीं सुनी जाती, वो अपॉर्चुनिटीज तक उनकी इतनी पहुंच नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो the experience of this group point the fact that the marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategies, measures and safeguards to redress this situation। तो जो ये सारी ग्रुप्स की जो एक्सपीरियंसेस हैं इसको देखते हुए हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचते हैं कि मार्जिनलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, जो सरकार को चाहिए कि वो बहुत वेराइटी ऑफ स्ट्रेटेजीज लेकर आए, ऐसे सेफगार्ड्स जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका इन्फोर्समेंट करे ताकि इस सिचुएशन को रिड्रेस किया जा सके। Without this, we all never be able to protect the diversity that make our country
unique nor realize the state's commitment to promote equality for all. देखिए बच्चों, यहाँ यही बात कही गई है जो आज के प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा यूज हो रही है, कि बिना हम बराबर लाए हुए, बिना सबको उनके फंडामेंटल राइट का ख्याल करते हुए हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही हमारी इंडिया की पहचान है। इसी वजह से हमारा इंडिया पूरे दुनिया में जाना जाता है। इसकी खास जो लोगों की अट्रैक्शन बनती है वो इसी वजह से बनती है, क्योंकि यहाँ इतने डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, इतने डिफरेंट कल्चर हैं सबके, सब लोग जो है इक्वली रहते हैं। यही हमारी इंडिया की खासियत है। इसी की वजह से हमारा इंडिया पूरी देश में, पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो अगर हमने इन सारी चीजों को नहीं रोका, इस तरह के मार्जिनलाइजेशन को नहीं रोका, तो हमारी ये जो एक हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली स्ट्रेटेजी है, इसको हम कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ये जो स्टेट का जो कमिटमेंट था कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, ये भी पूरा नहीं होगा। और साथ ही बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताई थी कि आप लोगों ने अभी तो नहीं, लेकिन आप लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे इंडिया भारत और लोकतंत्र, इंडिया एंड डेमोक्रेसी में आप लोग पढ़ेंगे कि जब हमारे यहाँ अंग्रेजों से आज़ाद करवा दिया था ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चैलेंज किया था कि देखें वो कितने दिन तक जो है यहाँ पर डाइवर्सिटी में इक्वालिटी लेकर आते हैं, यूनिटी लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ इतने डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। तो लेकिन उन्होंने उस वक्त उनके उस कमिटमेंट को गलत ठहराया और उनके ये जो उन्होंने चैलेंज किया था उसको गलत ठहराया। और हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम अपने इंडिया के नागरिक हैं, इंडिया के देशवासी हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग भी जो है उनके जो उन्होंने कमिटमेंट लिया था उसको पूरा करें और आपस में मिलजुल कर रहें। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है बेसिकली कि सरकार को चाहिए, कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इक्वालिटी को प्रमोट करे, भेदभाव ना करे, खुद भी भेदभाव से बचे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा चैप्टर नंबर 8, कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो लोग मार्जिनलाइजेशन को फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। अभी तक हम लोगों ने मार्जिनलाइजेशन को समझा है। ओके, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को ऊपर से बता देती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करना, इट मीन्स के अगर हमें मार्जिनलाइज को रोकना है तो जो जिन पीपल्स के साथ, जैसे आदिवासीज हैं, दलित्स हैं, तो वो लोग जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए उसका दो तरीके से यूज करते हैं। वो लोग फर्स्टली क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, सरकार को कहते हैं, और सेकंड वो सरकार को मतलब इसी चीज के लिए और इंसाफ की मांग करते हैं, इसी चीज पर सरकार का जोर दिलाते हैं कि वो लॉज का इन्फोर्स करे। तो हमारे आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स तो प्रोवाइड ही है, साथ ही आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, कि जो ये छुआछूती यानी हिंदुइज्म में जो जात पात का सिस्टम था, दलित ब्राह्मण ये सब, ये अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कोई भी दलित को जो है उनको एजुकेट करने से, अपने आप को मंदिरों में जाने से और पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने से नहीं रोक सकता। और इसका मतलब ये भी है कि कोई उनसे छुआछूत वाली प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, और ये जो है एंड दैट इज प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये कैसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस प्रैक्टिस को अगर ये प्रैक्टिस होती रही अनटचेबिलिटी की, तो वो कंट्री डेमोक्रेसी कहलाएगी ही नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि इसको रोका जाए। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम नाउ, और अब तो ये एक पनिशेबल क्राइम हो गया है। तो द अदर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और भी है, न सिर्फ आर्टिकल 17 बल्कि आर्टिकल 15 भी इस बात को कहता है कि कोई भी सिटीजन, जो भी इंडियन नागरिक है, उसको उसके रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। माइनॉरिटी ग्रुप्स आल्सो हैव ड्रॉन ऑन फंडामेंटल सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटीज भी जो है फंडामेंटल राइट्स का, अभी हम लोग सब जो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसमें सब अपने फंडामेंटल राइट के लिए ही आवाज उठा रहे हैं कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखा बच्चों आप लोगों ने, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको पता था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था फ्री इंडिया से पहले
कि अभी तो मतलब अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले किस तरह लोगों के साथ जात पात, और अंग्रेजों ने यही काम किया, फूट डालो शासन करो, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, तब उन्होंने जाके अपना शासन किया। तो माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। देखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये वो राइट है, राइट नंबर 6 है हमारा, ये नहीं सॉरी 5th है, कि कल्चर एंड एजुकेशन। यानी देखिए जब हम लोगों ने इस बात का इरादा किया कि हम अपने इंडिया को डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले हमारे जहन में ये बात आती है कि हम सबको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। जब हम एजुकेट कराने की बात जाते हैं हर तबके में, हर मजहब के पास, हर कास्ट के पास, तो लोग सोचते हैं कि वो अपने कल्चर को फॉलो करते हुए ही एजुकेशन हासिल करें। तो इसीलिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को एक साथ रखा गया है, और आज के टाइम में यही किया जा रहा है, उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो कल्चर फॉलो करो या एजुकेशन, जो कि बहुत गलत है। किसी का हक नहीं बनता है कि कोई आपको ये ऑप्शन दे। इसलिए आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आप कौन होते हैं हमें ये ऑप्शन देने वाले। इन द केस ऑफ कल्चरल एजुकेशन राइट, डिस्टिंक्ट कल्चरल रिलीजियस ग्रुप लाइक द मुस्लिम्स, देखिए यहाँ तो एक एक लफ्ज हमारी एनसीईआरटी कह रही है, एंड पार्सीज हैव द राइट टू बी गाइडेड टू कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, कि जैसे कल्चरल एजुकेशनल राइट में जैसे डिस्टिंक्ट कल्चर है, जैसे मुस्लिम्स का है, पारसीज का है, उनको इस बात का हक है कि वो अपने कल्चर को, अपने कल्चरल कंटेंट को उसको उसकी हिफाजत करे, वो उसके गार्जियन उसके बारे में खुद फैसला ले, एज वेल एज द राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व। और साथ ही उनको इस बात का भी हक हासिल है कि वो किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से अपने कल्चर को, अपने कंटेंट को, यानी जो उनके मजहब में उनको कहा गया है उसको वो फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर वो उनको फैसला लेने का हक है। ये किसी का भी हक नहीं बनता कि वो आपको रोके। हाँ, हमारी लाइन टू लाइन एक एक बात को कह दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट द कल्चर ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड और वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा इसलिए किया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सब पता था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक एक राइट, एक एक लफ्ज आपको यहाँ खुलकर कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेशन न करे, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके कल्चर को नहीं, उनको कल्चर फॉलो करने से रोके, और नहीं वाइप्ड आउट यानी उनके कल्चर को खत्म करे, जैसे कि अभी करने की कोशिश की जा रही है। इट्स टोटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो होप्स कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लॉस फॉर द मार्जिनलाइज्ड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अब मार्जिनलाइज यानी जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोग हैं या मार्जिनलाइजेशन को रोकने के लिए क्या क्या लॉज हैं। तो बहुत सारे लॉज हैं हमारी कंट्री में, स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं, और साथ ही बनाई भी जाती रहती है सर्विस करके। तो सबसे फर्स्ट है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को प्रमोट करना ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का काम है कि वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे दलित लोग हैं उनके लिए स्कीम्स लेकर आई है सरकार कि वो गवर्नमेंट ने उनको फ्री सब्सिडीज हॉस्टल प्रोवाइड करवाए हैं ताकि वो लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाएं और अपने आप को प्रमोट कर सके, आगे बढ़ा सके। और सेकंड, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासी, दलित और आदिवासी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये पूरा केस स्टडी था कि in addition to policies our country also has a specific law that guard against the discrimination and exploitation of the marginalized community। तो लेट अस रीड द फॉलोइंग केस स्टडी। हम लोगों ने इसमें देखिए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में केस स्टडी रत्नाम केस स्टडी के नाम से केस स्टडी की थी, जो कि एक रियल लाइफ अकाउंट था। हम लोग ने ये देखने की कोशिश की थी कि किस तरह दलित ने अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने राइट के प्रोटेक्शन के लिए लॉज का यूज किया। इसीलिए हमारी सरकार को चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे लॉज बनाए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन वाले लॉज बनाए, जिससे लोग जिसकी हेल्प से लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से। तो रत्नाम केसेस से जिन लोगों को पढ़ना है बच्चों, तो वो लोग चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जा सकते हैं। अब प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस है, आप लोगों को पार्ट वाइज हमने पढ़ा है, वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोगों ने ओवरऑल इसमें पढ़ा ये था कि रत्नाम नाम का एक दलित लड़का था, उसके गांव में कोई हादसा हो रहा था जिसमें उससे कहा गया कि वो पैर धोए पंडितों के, जिससे उसने मना कर दिया। वो एक स्टूडेंट था और उसके बदले में क्या हुआ, लोगों ने वो सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज जो थी उनकी, दलित था इस वजह से उसको कहा गया कि तुम पैर धो जाके सबके। उसने वो करने से इनकार कर दिया और लोगों ने क्या किया, जो मेजोरिटी के लोग थे वो गुस्से में आ गए, उसके घर को आग लगा दी और वो बमुश्किल तमाम अपनी माँ को लेके अपने घर से भाग पाया। फिर उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन लिखवाई। किस लॉ के तहत, द शेड्यूल्ड
शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड एक्ट 1989 के तहत उसने शिकायत दिखाई। तो देख लेते ये लॉ आया कैसे। तो बेसिकली ये लॉ 1970 से 1980 के दरमियान में आया। इस टाइम जो है साउदर्न इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। सब लोग अपनी जो दलित थे ख़ासतौर से वो अपनी मांग कर रहे थे, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे वो लोग भी मांग कर रहे थे कि उनके साथ जो है इक्वली बिहेव किया जाए। जैसे जिस तरह के रतनाम ने जो उनकी सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज है उसको मानने से इनकार किया था, तो उसके बदले में उसका जो कि दलितों का ह्यूमिलेशन और एक्सप्लॉयटेशन है, बदले में लोगों ने क्या किया, और ज्यादा पावरफुल लोगों ने और वायलेंस अगेंस्ट देम उनके दरमियान वो लोग बिल्कुल हिंसक हो गए, आग लगा दी, मारने की कोशिश की जान से। तो इससे कहा गया कि गवर्नमेंट से कि वो अनटचेबिलिटी को रोके, और गवर्नमेंट को इस बात पे भी ध्यान दिया गया कि छुआछूत अब भी हो रहा है, बल्कि अब तो और हाइडियस मैंने अब तो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। देखिए बच्चों, अभी हमारी जो कंट्री है वो हर चीज में पीछे चल रही। साथ ही मैं आप लोगों को एक बहुत ही रिसेंट इंसिडेंट आपको बताती हूँ कि कल परसों नहीं, आज से 1-2 वीक पहले मैंने एक न्यूज पढ़ा, जिसमें मैंने पढ़ा कि एक आईपीएस ऑफिसर, लिटरली आप जान रहे हैं आईपीएस ऑफिसर, दलित था वो बंदा, कास्ट से दलित था, तो उसको घोड़ी पर दलितों को चढ़ने नहीं दिया जाता जब वो लोग दूल्हे बनते, तो उसको घोड़ी पर चढ़ाने के लिए वो खुद आईपीएस ऑफिसर पूरी पुलिस फोर्स को लाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह जात पात उरूज पर पहुंच गया है, बिल्कुल अपने हाई पॉइंट पर है। तो जब एक पुलिस वाला ही महफूज नहीं तो दूसरे लोग क्या होंगे। तो दलित ग्रुप डिमांडेड न्यू लॉ दैट वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज हु इंडल्ज देम। तो दलित ने जो है एक न्यू लॉ की मांग की, और साथ ही उन्होंने जितने वायलेंस किए जाते हैं दलित के खिलाफ, कि अगर कोई भी उनसे उस तरह का वायलेंस करे या फिर इस तरह करे तो उन लोगों को सजा मिले। तो इसीलिए जो दिस इज व्हाई दिस एक्ट कंटेन अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल इवन टू कंटेम्पलेट। इसी वजह से जो एक्ट है 1989 का एक्ट है, इसमें जो है एक लंबी लिस्ट है क्राइम्स की, जो कि मतलब बहुत हॉरिबल है। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे आपको मोटा मोटी बताया गया है, नंबर फर्स्ट, ह्यूमिलेशन आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मॉरली रिप्रेहेंसिबल। ह्यूमिलेशन यानी किसी के साथ बिल्कुल नीचे गिरी हुई हरकत करना, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मॉरली हो। सेकेंड लिस्ट एक्शन डिस्पोज दलित एंड आदिवासी फॉर देयर मीगर रिसोर्सेज एंड विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। सॉरी बच्चों, के दलित और आदिवासी को जो है उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो उनके बुनियादी रिसोर्सेज हैं, वहां तक ना पहुंचने देना, और उनको स्लेव लेबर के रूप में काम करने के लिए उनको परेशान करना। एट अनदर लेवल द एक्ट रिकॉग्नाइज दैट क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन। और साथ ही एक्ट में जो है दलित और ट्राइबल वुमेन, उनके साथ बच्चों बहुत ही अलग अजीब ही तरीके का लोग जुल्म करते हैं। लोग अजीब दलितों पे ह्यूमिलेशन कहा ना यहाँ आपको, जैसे मॉरली मतलब उनको इवन के उनको दलित होने की वजह से उनको गंदी चीजें, कूड़ा गंदगी वगैरह खाने एज ए पनिश, उनको इस तरह की पनिशमेंट करते, बहुत बुरी सजाएं देते हैं। तो इसीलिए इस एक्ट के तहत इन सारी चीजों को रोक दिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट। अब आदिवासी इसकी डिमांड, क्योंकि ये आदिवासी और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए है, तो इस 1989 के एक्ट में आदिवासी को देखिए, बेसिकली आदिवासी जिनमें एक्टिविस्ट सीके जानू जो कोई एक आदिवासी एक्टिविस्ट है, उन्होंने अपनी जो राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली, जो उनके ट्रेडिशनली लैंड्स हैं उनके उसको मतलब कि वो उन्हीं की हैं, उसको मांग के लिए उन्होंने कहा है या डिमांड की है। they have also pointed to the fact this act merely confirm was has already been promised to tribal people in the constitution. The land belonging to tribal people cannot be sold or bought by non-tribal people. यानी इन्होंने इस बात को भी पॉइंट आउट किया है, डिमांड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ऑलरेडी उनसे प्रॉमिस कर रखा है कि ट्राइबल पीपल्स की जो लैंड है, जमीन है, वो कोई भी नॉन ट्राइबल पीपल खरीद या ले नहीं सकता उसको। इन केसेस वे दिस हैपन, और ऐसे केसेस में जहां ऐसा हुआ है, नॉन ट्राइबल लोगों ने जमीन ली है, तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू पोसेस देयर लैंड, के उनको वापस दिया जाए।
द गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। और साथ ही उनकी डिमांड ये भी रही कि गवर्नमेंट जो है उनके लिए प्लान्स लाए, पॉलिसीज लाए, उनके रहने के लिए, उनके कहीं और काम करने के लिए, जब उनको वहां से उनके ओरिजिनल इनहेबिटेंट से निकाला गया है। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड large sums of money on building industrial other projects on land taken away from tribals। के इन तमाम बातों के बावजूद गवर्नमेंट जो है, जबकि एक लार्ज मनी स्पेंड करती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाने के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट बनाने के लिए उस जमीन पर जो कि इन ट्राइबल पीपल से ली गई है। सो व्हाई शुड दे बी रिलेक्टेंट टू स्पेंड इवन वेरी मॉडेस्ट अमाउंट और रिहेबिलिटिंग द डिस्प्लेस्ड। तो वो क्यों एक मतलब बहुत छोटी सी रकम भी खर्च करने के लिए, जो लोग बेघर हुए हैं ट्राइबल पीपल, उनके खर्च करने के लिए क्या उनके पास पैसे नहीं है? तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको बताना है बच्चों, ये आपको खुद सोचना है कि गवर्नमेंट क्या क्या फर्ज बनता है। तो कंक्लूजन कुल मिला के यही निकलता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन लॉज को इनका इन्फोर्समेंट कराए, इनके इम्प्लीमेंट कराए। इनको कोई भी लॉ जो है सिर्फ लॉ लिख देने से लॉ नहीं बनता, बल्कि जबरदस्ती लोगों को मनवाना पड़ता है। ओके, अब है चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटीज। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये बहुत ही रिसेंटली पढ़े हुए चैप्टर हैं, तो होप्स हो कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोगों को मैं थोड़ा पढ़ाऊंगी, ओवरऑल पढ़ा दूंगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो नंबर फर्स्ट है वाटर एंड पीपल ऑफ चेन्नई। हम लोग वाटर पब्लिक फैसिलिटीज में जितनी भी हम लोग ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां हैं एक डिसेंट लाइफ गुजारने के लिए, वो तमाम चीज़ें पब्लिक फैसिलिटी में आ गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेन्नई को लेकर जहाँ पर पानी का प्रॉब्लम रहती है वहाँ को उसको लेकर हम लोग वाटर एज ए पब्लिक फैसिलिटी उसको समझेंगे। तो अमू और कुमार नाम के दो बच्चे बस में ट्रेवल करते हैं पूरे चेन्नई में। ये लोग डिफरेंट एरियाज में जाते हैं चेन्नई के। तो फर्स्टली अन्ना नगर विजिट करते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी ग्रीन लिशियस एरिया है, काफ़ी पानी वानी जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, पानी से पूरी पानी को बहाया जा रहा है, खूब गाड़ियाँ धोई जा रही है। मीन्स कि यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में पानी है। सेकंड ये जाते हैं सैदापीठ, यहाँ पे लोग पानी के लिए जो है देख रहे बर्तन लगा के खड़े हुए हैं। थर्ड ये जाते हैं ये सैदापक्कम, यहाँ पे पानी जो है डब्बों में स्टोर करके रखा हुआ है, पानी टाइम टू टाइम आता है। एंड फोर्थ ये जो यहाँ जाते हैं सैदापीठ के ये जो स्लम एरिया है, बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की प्रॉब्लम है। दिन में सिर्फ 2 टाइम पानी आता है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे 600-650 रुपये किराया होता है एक स्लम एरिया का, और ना उसमें बाथरूम होती, ना ही टैप कनेक्शन होता है। और इसी तरह 30 हटमेंट्स यहाँ पर है स्लम एरिया में, और यहाँ पे दिन में सिर्फ 2 बार 20 मिनट के लिए पानी आता है। एक फैमिली सिर्फ 3 बाल्टी पानी भर पाती है, और ये जो है यही पानी खाने के लिए, यही पानी पीने के लिए यूज होता है। और गर्मियों में तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, फॉर लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम से आपने देखा कि किस तरह जो है यहाँ पे काफी डिफरेंसेस है एक एरिया से दूसरे एरिया में। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्लम एरिया में। तो वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, वाटर इज अ पार्ट फंडामेंटल राइट टू लाइफ हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी कई फैसलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस बात को लिखा है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर में वाटर भी हमारा फंडामेंटल राइट है। कि यहाँ पे बताया गया कि इंडिया में तकरीबन हर साल 1600-1600 इंडियंस जिनमें बच्चे हैं ज्यादा, जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो लोग वाटर रिलेटेड डिसीज की वजह से मर जाते हैं। हर रोज मरते हैं, साल कह रही हूँ, हर रोज मरते हैं। दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। के इस तरह की मौतों को रोका जा सकता है अगर लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच हो, यानी उनको साफ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। तो इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज दैट राइट टू लाइफ एज बीइंग राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू वाटर को एज अ राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है उसके अंतर्गत दे दिया है। राइट टू लाइफ यानी जिंदगी गुजारने के लिए जितनी नीड है वो तमाम चीजें राइट टू लाइफ के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर। ये सारी चीज राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारी चीजें राइट टू लाइफ के अंदर आती हैं।
तो ये सारी चीजें हैं। ओके बच्चों, अब पब्लिक फैसिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि वो तमाम फैसिलिटी जैसे वाटर है, दूसरी एसेंशियल फैसिलिटी जिस सबके लिए जरूरी सबको प्रोवाइड करवाई जाती है वो पब्लिक फैसिलिटी कहलाती हैं। अभी हम लोग ने एक न्यू फैसिलिटी पढ़ी, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, यानी सफाई सुथराई, इसकी भी फैसिलिटी, ये भी पब्लिक फैसिलिटी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी जितनी नेसेसरी चीजें हैं ये सब पब्लिक फैसिलिटी के रूप में जानी जाती हैं। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल। पब्लिक फैसिलिटी की खास बात ये होती है कि एक बार जब ये प्रोवाइड करवा दी जाती है तो इसका बेनिफिट लोग सालों तक इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कूल ही खोल दिया जाए तो हजारों सालों तक लोग उसका बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, वहां से एजुकेट होकर निकलते हैं। द गवर्नमेंट्स रोल, अब गवर्नमेंट का रोल क्या है? गिवन द पब्लिक फैसिलिटी आर सो इम्पोर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू दी पीपल। कि ये जो पब्लिक फैसिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई एक तो होगा जो इसकी जिम्मेदारी उठाएगा लोगों को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दिस समवन इज द गवर्नमेंट, और ये जो समवन है ये गवर्नमेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल फॉर एवरीवन। और ये गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जितनी पब्लिक फैसिलिटी है ये सबको अवेलेबल कराए। इट मीन्स कि बच्चों हम लोग जैसे देखते हैं लोग अभी इलेक्शन होते हैं उस टाइम मुद्दे उठाते हैं, पानी, गैस, बिजली, ये सारी चीजें गवर्नमेंट की। जब हम किसी को सत्ता में चुनकर भेजते हैं, किसी की सरकार बनाते हैं, तो उसका यही फर्ज बनता है। हम जितने टैक्सेस देते हैं हम इसीलिए देते हैं, इसीलिए हम रिवेन्यू लेती है सरकार ताकि वो वापस लोगों पर ही खर्च कर सके, ना कि अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है कि कुछ भी सही से अवेलेबल नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इट मीन्स लोग महंगाई से परेशान है। तो ये सारी चीजें ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, बल्कि गवर्नमेंट बनाते ही इसीलिए ताकि कोई एक हो जो सही से सबके दरमियान ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब ये गवर्नमेंट को ही, अब इनको प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी, अब ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी क्यों है? कोई प्राइवेट कंपनी, कोई बड़ा पैसा वाला ये काम क्यों नहीं करते? देखिए हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो प्रॉफिट के लिए चलती हैं, प्रॉफिट के लिए ऑपरेट होती हैं। अगर ये सारी फैसिलिटीज दे दी जाए, और वैसे भी उनको पब्लिक वेलफेयर का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको क्या इंटरेस्ट होगा एक ड्रेन क्लींसिंग, गटर साफ करवाने में या कोई मलेरिया कैंपेन चलाने में फ्री में, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो वो ऐसे कामों में इंटरेस्ट भी नहीं रखती। जब हालांकि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो कुछ पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, हॉस्पिटल। ये इसलिए चलाते हैं क्योंकि इसमें इनको फायदा होता है। ये जितनी चाहते हैं उतनी फीस रखते हैं, फीस लेते हैं। और इसी तरह कहीं कहीं पे जो पानी को भी है वो प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। तो लेकिन क्या है कि अगर पानी को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे? इस पानी तो एक नीड है, कोई डिजायरेबल ऑप्शन तो है नहीं कि लोग नहीं चाहे तो नहीं खरीदे। तो वो क्या कर सकते हैं? वो इसकी कीमत में इजाफा कर देंगे, जो इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये सरकार की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज इट अवेलेबल टू ऑल। हम लोगों ने अभी पढ़ा चेन्नई के डिफरेंट हम लोग एरियाज में गए, जिसमें हम लोगों ने देखा इज इट अवेलेबल टू ऑल, क्या सभी के लिए? नहीं, ये सब के लिए अवेलेबल नहीं था। बल्कि जो लोग अमीर थे, मालदार थे, रिच पर्सन थे, मिडिल क्लास का ये था कि अगर पानी कमी होती है तो वो लोग पानी खरीद के यूज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो स्लम एरिया की थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सबको इक्वली पानी अवेलेबल कराए। और अगर यही चीज प्राइवेट हाथों में दे दी जाए तो मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी पानी, इतना वो लोग हाई कर देंगे। तो इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर इज टेकन एज ए साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए मैं आपको ऑल ओवर बता देती हूँ कि ये जो शॉर्टेज ऑफ म्युनिसिपल वाटर है इसको गवर्नमेंट की नाकामी के रूप में देखा जाता है। तो इसी तरह कुछ लोग इस बात को आर्ग्यू करते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं हमें सफिशिएंट मात्रा में पानी दे पा रही तो वो प्राइवेट हाथों में दे पानी को, वो शायद बेहतर करें। तो लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो पहले हम देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या पानी का वो है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। पूरे वर्ल्ड में वाटर सप्लाई ये गवर्नमेंट का फंक्शन है, किसी प्राइवेट कंपनी, किसी
बिजनेसमैन का काम नहीं है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई, और बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ प्राइवेट वाटर सप्लाई होता है। देयर आर एरिया इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस, और पूरे वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ एरियाज है जहाँ मतलब सभी लोगों को यूनिवर्सल एक्सेस, जो एक आंकड़ा रखा गया है, वहां तक सब लोगों को इक्वली पानी मिला है। और कुछ केसेस में जहां पर ये जो वाटर सप्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट हाथों में दी गई है, वहां पे उन्होंने पानी की कीमतें इतनी हाई कर दी कि लोगों वहां पर बड़े बड़े वायलेंट्स हुए, हिंसक फसाद हो गया वहां पे, कि वापस गवर्नमेंट को अपने हाथों में लेना पड़ा। विद इन इंडिया देर आर केसेस ऑफ success in government water department, though these are few in numbers, limited to certain areas of the water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses। यानी कि इंडिया में भी कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट के वाटर डिपार्टमेंट ने सक्सेस हासिल की है, हालांकि वो बहुत कम है लेकिन की है। कहने का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट अपना काम पूरे ढंग के साथ करे, पूरी ईमानदारी के साथ करे, तो उस यूनिवर्सल एक्सेस को अचीव किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है, पॉसिबल है ये, बशर्ते कि गवर्नमेंट सही से काम करे। यहाँ पे मुंबई की, हैदराबाद में भी पूरा यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया है। तो अब हम लोग, और एक है हमारे पास एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी जो टॉयलेट्स बनाने की फैसिलिटीज थी, के जिसमें एक गांधी जी का एक हमने कोट पढ़ा था कि टॉयलेट सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं, तुम जाओ कहीं बाहर। तो ये भी एक पब्लिक फैसिलिटी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जगह जगह टॉयलेट्स बनवाए, साफ सफाई के लिए साफ सुथरा पानी, सैनिटेशन के लिए, ये सारी चीजें जरूरी है। सारे पब्लिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। तो कंक्लूजन कुल मिला के यही निकलता है कि गवर्नमेंट 100% अपना दे तो हम लोग जो है हर अपनी छोटी छोटी कमजोरियों पे ओवरकम कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा जी चुराती है, तो ऐसे में हमारा काम बनता है कि हम गवर्नमेंट को ध्यान दिलाएं, उस तरफ उसका फोकस ले जाएं कि उसको चाहिए कि वो काम ये सही से करे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, लॉ एंड सोशल जस्टिस। देखिए बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर जो हम लोगों ने वेरी रिसेंट पढ़ा था। तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं, हम लोग सिर्फ टॉपिक वाइज इसको समझ लेंगे। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। ओके, व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। हम लोग इसमें देखिए, इसमें हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी कवर किया था। तो सबसे पहले यही है कि व्हाट इज अ वर्कर्स वर्थ। एक वर्कर की जान की कीमत क्या होती है। हम लोग सभी देखते हैं कि हर रोज जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां से ऊंची ऊंची इमारतों से वर्कर गिरकर मर रहे होते हैं, लोग मर जाते हैं। उनको बहुत छोटी छोटी तनख्वाहों पे उनसे 1000 डेज वर्क लिया जाता है, इनह्यूमन वर्क करवाया जाता है। तो एक वर्कर की जान की कीमत क्या है। लोग इसलिए भी आवाज नहीं उठाते क्योंकि हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, थोड़े से पैसे के लिए एक एक जगह पे हजार हजार आदमी उस जगह के उम्मीदवार हैं, यानी कि अगर कोई एक मर गया तो फर्क ही नहीं पड़ता। और लोग इसलिए भी आवाज नहीं उठाते क्योंकि सरकार तवज्जो नहीं देती, सरकार सही से सुनती नहीं उनकी बात। तो उनको इस बात से खतरा होता है कि अगर वो आवाज उठाए तो जो उनकी ये छोटी मोटी भी इनकम उनको मिल रही है वो भी ना मिले। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज का इन्फोर्समेंट, इट मीन्स के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सेफ्टी लॉज है उनका इन्फोर्समेंट, और साथ ही न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, नए लॉज की मांग की जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट। ये कब ये मांग उठी थी बच्चों, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इट मीन्स कि जब वो जहरीली गैस पूरी मिथाइल आइसोसाइनेट पूरे फिजा में फैल गई, जिसको सूंघकर हजारों लोगों की मौत हो गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक तो कितनी 3000 थी, बट रियल टाइम जो लोगों ने, हमेशा गवर्नमेंट के आंकड़े कम ही होते हैं, 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो उस टाइम पे लोगों ने न्यू लॉज की मांग की थी। तो कंक्लूजन यही निकला था कि लॉ एंड सोशल जस्टिस इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाए। तो यही था बच्चों, बस आज के लिए यहीं पे हमारी मैजिक सीरीज हो गई है खत्म पॉलिटिक्स की। तो बच्चों होप्स हो कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आप लोगों को इस मैजिक सीरीज में काफी मजा आया होगा। हम लोगों ने काफी डिस्टेंस ले लेके इस मैजिक सीरीज को कंप्लीट किया है। तो आप लोग इसको देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को
जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में जरूर कहूंगी कि अगर आप लोगों की मैजिक सीरीज से आपका रिवीजन हुआ हो तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू सरप्राइज के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड गुड बाय।